नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा विधानसभा का बजट सत्र कई मायनों में अलग होगा। एक और तो जहां ये बजट पेपरलेस होने जा रहा है, तो वहीं विधानसभा में एंट्री के लिए नए नए मानक भी तय होंगे। सभी विधायकों की कोरोना जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट दिखाने के बाद ही उन्हें एंट्री दी जा सकेगी। इस बार के बजट का आकार भी पहले से बड़ा होगा। तो आइए डालते हैं सवालों पर नजर। सवाल मसलन, चुनावी साल में कैसा होगा उत्तर प्रदेश का बजट? जी हां, आखिरी बजट में यूपी को तो आखिरी बजट में यूपी को क्या सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? महत्वपूर्ण सवाल, इस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई है। सदन में हंगामे के आसार। ऐसे में इस स्थिति के मद्देनजर सरकार कितनी है तैयार? यूपी के विकास पर होगी बात या फिर होगी सिर्फ और सिर्फ सियासत? ये तमाम अहम सवाल, आज इन्हीं तमाम सवालों के हम लेंगे जवाब। एक और अहम सवाल ये कि विपक्ष के आरोपों पर आखिरकार कैसे पलटवार करेगी सरकार? और हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता कमर अली जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। चर्चा की शुरुआत कमर अली जी आप ही के साथ। इस बार क्या होने जा रहा है? ये यूपी का बजट होगा या चुनावी मायाजाल होगा? और जिस तरह से हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, कितनी तैयार है सरकार? देखिए, सरकार हमारी पूरी तरीके से तैयार है। और आपने देखा हर बजट में हमने 12% हमेशा बढ़ाया है और लगातार हम बढ़ा रहे हैं, लगातार हम योजनाओं पे काम कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, इसकी सराहना हिंदुस्तान के बाहर भी हुई है और हिंदुस्तान में भी हुई है, क्योंकि हमने कम संसाधनों में जिस तरीके से हमने काम किया और आवाम को खिदमत दी, चाहे 4-4 महीने फ्री राशन हो, चाहे जनधन योजना में हमारी वालदाओं बहनों के लिए 4-4 महीने का 500-500 रुपया फ्री हो। बहुत सी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हमने करके रखी हैं और उसी के ऊपर हम बजट बना रहे हैं कि और सुविधाएँ हम क्या दे सकते हैं। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिसकी हम बात करेंगे तो बहुत वक्त निकल जाएगा, लेकिन हमने जो बजट बनाते हैं हम आवाम की खिदमत के लिए बनाते हैं। और आवाम की खिदमत के लिए इस वजह से बनाते हैं क्योंकि आवाम ही हमें भेजती है, इसलिए आवाम के लिए हमें काम करना होता है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के ऊपर ही हमारा बजट बनता है। हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं और सबके लिए बना के रखते हैं। आपके लिए जो बजट आएगा उसमें भी एक अनुमान है कि 12% से ज़्यादा उसका क्योंकि बढ़ेगा, 12% बढ़ता है हर बार, एक लगभग होता है। आपके लिए भी कुछ बढ़ेगा, उससे ज़्यादा हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी करें। ये तो आपके सामने आएंगी जो चीज़ें, सारी चीज़ें होंगी, कल आ जाएंगी। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि आवाम को कितनी हम सुविधा दे सकते हैं, कितना उनको हम राहत दे सकते हैं और किस किस योजनाओं इस बार राहत देने की कोशिश करेंगे या मायाजाल में फंसाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये चुनावी बजट कहा जा रहा है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। हमने जमीन पे काम करा है। देखिए, ईमानदारी से हम आपको जवाब दे रहे हैं। हमने आपसे कहा जो भी अभी तक काम हुए हैं वो योजनाओं के ऊपर काम हुए हैं। किस सरकार ने योजनाओं पे काम किया है ये बताइए मुझे। आप नहीं काम करते हैं, परिवारवाद पे काम करते हैं, नहीं काम करते हैं परिवारवाद पे। हम विकास की बात करते हैं, योजनाओं का जिस तरीके से हमने जमीन पे, चाहे इज्जत घर की बात हो, यहाँ तक कि हमने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोग छूट गए हैं तो उनको मुख्यमंत्री आवास योजना हम देंगे। ये भी हमारी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। हम लगातार योजनाओं पे काम कर रहे हैं और लगातार योजनाओं पे हमारा उद्देश्य रहता है कि योजनाएं हम लाभ दे सकें। और आपने देखा इसमें अधिकारियों ने जिसने भी गोलमोल किया, भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, सबसे ज़्यादा ईओडब्ल्यू ने हमारे वक्त पे अधिकारियों को पकड़ा है। मोटी मोटी रकम लेते थे, उसके भ्रष्टाचार करते थे, योजनाओं के नाम पे ठगी करते थे और योजनाओं को पहुंचने से बाधा बनते थे। क्या 1100 लमसम अधिकारी जेल गए, IPS IAS तक भ्रष्टाचार में जेल गए? क्या किसी सरकार में आज तक ऐसा हुआ? नहीं हुआ। हमारे वक्त पे ऐसा हो रहा है
क्योंकि हमें जवाबदेही हमारी जनता की है। और जवाबदेही हम इसीलिए हम काम करते हैं कि जनता हमसे जब सवाल करती तो हम बताते हैं हमने ये योजनाओं का लाभ दिया है। अब राजनीतिक दल ये सोचते हैं भाई अभी आज तक हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। उनके अंदर ये होता है कि ये हम उपलब्धियां कर नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी जो करे तो उसमें खामियां निकालने का काम करते हैं। कैसा है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कपिल श्रीवास्तव, क्या वाकई में ऐसा है सिर्फ खामियां निकालने का काम विपक्ष की तरफ से किया जाता है? और एक और सवाल आपसे, इस बार बजट सत्र में कुछ काम की चीजें देखने को मिलेगी या फिर हर बार की तरह बजट सत्र हंगामे की ही भेंट चढ़ता नजर आएगा? क्योंकि अंदर खाने से खबरें इस तरह की है कि विपक्ष पुरजोर तैयारियों के साथ इस बार सदन के अंदर सरकार को घेरेगा, तमाम मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछेगा। जाहिर सी बात है सवाल कम पूछे जाते हैं, हंगामा ज्यादा देखने को मिलता है। शिल्पा जी, सबसे पहले तो ये है कि आपने प्रश्न पूछा था कमर भाई से, और कमर भाई खाली बस जनता के लिए बजट होता है इस पर कह करके उन्होंने सारी चीजों, और यहाँ तक कि जो केंद्र की योजना है जो कि केंद्र के बजट से चलती है, जिसमें 4 महीना इन्होंने खाना खिलाने का काम किया। पहले तो इनको यही पता नहीं है कि केंद्रीय बजट का कौन सा योगदान आता है और प्रदेश सरकार कैसा बजट लेके आती है, एक बात। दूसरी बात, बजट पे इन्होंने तो चर्चा ही नहीं की किस तरीके की ये बजट लेकर के आ रहे हैं जिस पर हम अपनी बात रख सकें। बजट जो तैयार होता है वो खाका वाइज तैयार होता है कि किस क्षेत्र में कितना बजट था, कितना ये बढ़ा के ला रहे हैं, कितना इन्होंने पहले खर्च किया था, क्या उसका राजस्व घाटा रहा है, कहां से ये पूरा करेंगे। बजट का ये कोरम होता है जो कमल भाई इस पर एक पॉइंट भी जवाब नहीं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना हम लेकर के आ रहे हैं, अभी तक तो आप आए नहीं। अभी तो जो प्रधानमंत्री जी की आवास योजना चल रही थी वही लेकर के आप चल रहे थे, उसका कोई बजट भी अलग से नहीं था। और ये बजट तो आने दीजिए, क्योंकि हम जब ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या बजट का खाका लेके आएंगे तो हम क्या बतावें कि हमारी क्या तैयारी होगी। बजट हमको दिखा करके तो तैयार किया नहीं जाता है। सर्वदलीय बजट बैठक जो होती है वो सिर्फ इसलिए होती है, कोरम पूरा किया जाता है कि भाई बजट सत्र बनाने से तैयार हो रहा है और मिल बैठ करके ऐसे करना है। ठीक है भाई, वहां जब प्रस्तुत होगा तब तो हम अपनी बातें रखेंगे। इनको ये बताना चाहिए था ना कि आज ये बैठ रहे हैं, ये सरकार के प्रवक्ता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनकी तैयारी इस बात पे होनी चाहिए थी ताकि बजट पे डिस्कशन हो पाता कि ये किस तरीके का कोरोना काल के बाद ये कहां से पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, किस तरीके से केंद्र के, तो आखिर कोई चीज को इसका जवाब कमर अली जी से लेंगे, लेकिन इससे पहले ओपनिंग कमेंट में अमरनाथ अग्रवाल जी से ले लेती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं। अमरनाथ अग्रवाल जी, आपको किस तरह की उम्मीद है, आपको क्या लग रहा है इस चुनावी साल में जिस तरह से दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हमें चुनाव पर हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस तो दरअसल जनता के विकास पर है, और इसी के मद्देनजर पूरा बजट इस बार का तैयार किया गया है जो 22 फरवरी को सबके सामने होगा? देखिए, इनका 4 साल से 3-4 बजट पहले देख लिए गए हैं, कहीं भी खरे नहीं उतरे। घाटे का बजट है, पैसा कहां से आएगा आज तक ये नहीं बता पाते हैं, कहां खर्च हुआ नहीं बता पाते हैं, कितने % पैसा खर्च हुआ है। अगर सरकार ये आज जारी कर देती सर्वदलीय बैठक में तो ज्यादा बेहतर होता। ये हर बात को छिपाना चाहते हैं। और देखिए, विडंबना यह है कि बात कर रहे हैं गरीब जनता की, तो गन्ने का मूल्य आज तक नहीं तय हुआ है। नवंबर से किसान अपना गन्ना चीनी मिलों को दे रहा है, लेकिन उसको यह नहीं मालूम है कि हमको कितने रुपए क्विंटल दाम मिलेगा। ये कौन सी सरकार चल रही है? भ्रष्टाचार चरम पर है। बड़े गर्व से उन्होंने बताया कि इतने IPS, इतने IAS हमारे समय में जेल में चले गए। अरे आपके समय में अति भ्रष्टाचार की अति हो गई ना, तभी तो वो जेल गए। अरे पता नहीं और कितने काम करके बचे हुए हैं, कितने भ्रष्टाचार करके बचे हुए हैं। नौकरियों के इंटरव्यू ले लिए, नौकरियों के एग्जाम ले लिए, आज तक नौकरी नहीं लगी। शिक्षा में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं रहा जिसमें नकल नहीं हुई हो। आप क्या बता रहे हैं? खुद पीठ थपथपा लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को आप उत्तर प्रदेश में जोड़ देते हैं। अरे क्या करना चाह रहे हैं आप? जिस तरीके से गन्ना मूल्य का भुगतान है, उसका बकाया है, वो कब आएगा, कब दिया जाएगा? 10,000 करोड़ रुपया इसको माना था, पार्लियामेंट में माना था कि उत्तर प्रदेश का 10,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान बकाया है। अभी जो किसान इतने दिनों से हजारों करोड़ का गन्ना दे चुका है, उसका कब भुगतान होगा? बजट में क्या प्रावधान होंगे? अभी तो बजट पेपरलेस बजट आ रहा है। ज्यादातर कोविड के नाम पर जितना इन्होंने आपदा का लाभ उठाया है, आज ये पत्रकारों को भी अंदर नहीं जाने देंगे, मन मर्जी बजट पेश करेंगे। आप ये बताइए कि अपहरण, उद्योग, भ्रष्टाचार, शिक्षा कहां जा रही है? लोगों को एग्जाम नहीं दिए, आपने नेट की कोई सुविधा नहीं दी, सरकार ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, बच्चे कैसे पढ़ रहे थे ये सरकार को भी नहीं मालूम। कुल मिलाकर कांग्रेस के हिसाब से बात ये कौन सी जनता के लिए बजट बना रहे हैं?
हाँ ठीक है, जब से योगी सरकार बनी है कोई काम नहीं किया गया है सूबे के अंदर, वो एक बहुत बड़ा शून्य आपने दिया है। आपने दूसरों के कामों को, पुराने कामों को अपना बता के मोहर लगाई है बस। ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे साथ आरबी उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। उपाध्याय साहब, आपने तमाम लोगों को सुना, आपको क्या लगता है इस बार का चुनावी साल के मद्देनजर उत्तर प्रदेश का बजट किस तरह का रहने वाला है? कहा जा रहा है कि 5.5 लाख करोड़ का इस बार बजट होने वाला है, इतिहास में सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश के लिए। इतना बड़ा बजट अगर आएगा तो क्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल पाएगा या फिर पूरी तरह से केंद्रित रहेगा चुनावी वादों के इर्द गिर्द? देखिए शिल्पा, बहुत बड़ा प्रेशर सरकार के ऊपर जब आखिरी बजट होता है और चुनाव सर के ऊपर है तो रहता है। और जहाँ तक बजट का प्रश्न है, बजट है क्या, हमारे दर्शक भी समझ लें। हाँ। जो आमदनी है, मान लीजिए मेरे घर की आमदनी 10 रुपये है, तो 10 रुपये मुझे कहाँ कहाँ खर्च करने, किस तरीके से खर्च करने, वो बजट एक्चुअल में साधारण भाषा में, आम आदमी की भाषा में वो बजट है। अब देखिए चुनाव सर के ऊपर है और हम कहते हैं कि विकास का हम बात करेंगे तो देखिए विकास के पैरामीटर होते हैं। बिल्कुल। देखिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, पानी है, बिजली है, सड़क है, तो बहुत सारे देखेंगे मोर्चों के ऊपर सरकार घिरी हुई है। और किस तरीके से भी जनता को संतुष्ट करेंगे और किस तरीके से, देखिए शिक्षा का हम लें तो स्कूलों के जर्जर हालात हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली से कुछ आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो घूमने के लिए गए तो मना कर दिया गया, बंद कर दिया गया, केस कर दिए गए। अगर इतने अच्छे स्कूल हैं तो जाने दें, सबको देखने दें, तो स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। और देखिए वही स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन शिल्पा नहीं है। ये बात अलग है कि कोविड के दौरान कुछ प्रयास किए गए, सराहनीय प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हेल्थ का, वो भी नहीं है। तो अब एक साल में तो ना आप स्कूल डेवलप कर पाएंगे और ना आप बहुत अच्छे अस्पताल एक्चुअल में भी सारा आमूलचूल परिवर्तन कर पाएंगे। तो देखिए सरकार की प्राथमिकता क्या है वो तय करती है, वो सरकार तय करती है, जो भी सत्ताधारी दल है वो तय करता है। ठीक है। देखिए पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, सिर्फ मेरी कई लोगों से बात हुई। हाँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कि हाउसिंग का पैसा मिला था, किसी को 2 लाख या 2.5 लाख जो भी एक घर बनाने के लिए मिलता है। तो कई लोगों से बात हुई, बोली जी हमें तो पैसा मिला है और प्रॉपर वो काफ़ी अच्छा मतलब क्रियान्वय उसका रहा, तो उसका बेनिफिट सरकार को मिला। तो देखिए सरकार की कोशिश यही होगी कि इस समय कोई बहुत अमूलचूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो मुंहबाई समस्याएं हैं, देखिए महंगाई है, आप देखेंगे पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और किसान हैं, देखिए किसान जिस तरीके से आंदोलनरत है, गन्ना का भुगतान देखिए बड़ा शर्मनाक है कि भी आप फसल ले लेते हैं और भुगतान नहीं देते, जब उसका चीनी बन जाता है आप बेच लेते हैं 2-2 साल। तो देखिए कहीं एक व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। देखिए भ्रष्टाचार की बात सभी करते हैं शिल्पा, लेकिन भ्रष्टाचार और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो कहां से करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन में। ये पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, एक एमएलए या उसके लिए अभी टिकट जब लेंगे तब पैसे देंगे, फिर इलेक्शन लेंगे तो करोड़। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस संसद के सदन में कहा जा चुका है कि भी इतने करोड़ रुपए खर्च होते हैं इलेक्शन में, तो वो कहाँ से आते हैं? वो कोई ये नहीं है कि भी किसी के भी पारिवारिक लोग जमा करके दे देते हैं उसे उतने करोड़ रुपए खर्च करने के लिए। तो राजनीति भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं, और जिस तरीके राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है, ये चिंता का विषय है। देखिए कहते सब हैं, लेकिन आरटीआई के दायरे में कोई पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जनता की चिंता क्या किसी को नहीं होती? देखिए जनता की चिंता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात क्यों ना कर ले हम। देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं, सभी एक जैसे हैं तकरीबन। जब आप सत्ता में होते हैं तब आपकी भाषा कुछ अलग होती है, जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपकी भाषा कुछ अलग होती है। आपको मजदूर आता है, किसान याद आता है, सारी समस्याएं याद आती हैं, और सत्ता में आते ही आपको लगता है कि अब कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है और एकदम से अच्छा हो जाता है। देखिए आज किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो अभी सब कहते हैं, भाई सत्ताधारी दल कहता है कि नहीं ये गलत है, चलो हम तो बिचौलियों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। हाँ। सुषमा स्वराज जी का संसद में बयान था, मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शक बुद्धिजीवी वर्ग है वो जानते हैं कि भी ये ऑल टाइम पेटीएम है, हर समय पैसा देता है और भी इसको हटाना मतलब भी किसान के हित में नहीं है। आज उनको हटाना किसान की प्राथमिकता, प्रायोरिटी और उनके हित में। तो देखिए चीजें बदल जाती हैं और बदल जाती है, और ये चीजें कौन बदलता है? जनता ही बदलती है। जब जनता को किसी सरकार का कामकाज, उनके वादे पसंद नहीं आते, उनके दावे पसंद नहीं आते,
तो जनता बदल देती है। और आज इस समय की बात करें तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये उनका इस बार का आखिरी बजट माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल 2022 में तो विधानसभा चुनाव ही है। ऐसे में इसी वजह से इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि हर संभव तरीके से बीजेपी की कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा वर्गों को रिझाने की। कमर अली जी, अब आप जरा जवाब दीजिए। विकास 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 का झंडा तो आप हर तरफ लहराते नजर आते हैं, विकास का झंडा हर तरफ गाड़ते नजर आते हैं, लेकिन इस विकास के झंडे के पीछे तमाम पैरामीटर्स भी जिसका जिक्र आरबी उपाध्याय जी ने किया, उन पैरामीटर्स की आप लोग बात कब करेंगे? धरातल पर उतरकर असली तस्वीरों की बात आप लोग कब करेंगे, जिसका कई बार जिक्र भी विपक्षी दलों की तरफ से किया जाता है और काफी हद तक वो जायज भी होता है, लेकिन आप लोग कह देते हैं कि राजनीति के मंशे के चलते, पूरे षड्यंत्र के चलते जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, जबकि कई बार वो हकीकत भी होते हैं। ऐसे में क्या आप लोग ऐसे तमाम मुद्दों को आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे, नजरअंदाज करते रहेंगे? शिल्पा जी, जैसे मैंने अपने पहले बयान में कहा, दूसरे बयान में मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे अब सारे लोग ही मैंने बात को सुना। हाँ। बात को सुनना ही बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल, और उसके पे बाद ही जवाब दिया जाता है। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1250 करोड़ रुपए जो यूपी सरकार की योजना है, अनुसूचित जनजाति के लिए 35 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री युवा रोजगार जिसे OTP 350 करोड़ रुपए, पिछड़ा वर्ग के लिए 1600 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश दूध की जो नीति हमारी होती 5 करोड़ रुपए दिए, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 113 करोड़ रुपए, मथुरा में डेयरी के लिए 60 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री जो विवाह होता है उसके लिए 300 करोड़ रुपए। ठीक है, ये यूपी की योजना है, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूँ। विधवाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए ये यूपी सरकार देती है। गौशाला निर्माण के लिए 265 करोड़ रुपए, ये अमृत योजना के लिए 2300 करोड़ रुपए, पुष्टाहार के लिए 4.5 करोड़ रुपए। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन मुझे जरा ये बताएं कि आप लोग ये जो करोड़ों की योजनाएं की बात हो रही है, लेकिन जनता तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रही, रसोई गैस से ही ऊपर नहीं बढ़ पा रही, पूरा बजट बिगड़ चुका है। मैं डीजल पेट्रोल का भी आपको जवाब दूंगा। मैं डीजल आपको डीजल पेट्रोल की भी बात मैं बताऊंगा, आगे मत सुन तो लिए शिल्पा जी, भाई यूपी की योजनाएं तो सुन लिए। जब आपको आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है, आंकड़े जवाब देंगी आंकड़े में। भाई देखिए, विधानसभा में जो भी रिटर्न, शिल्पा जी बात पूरी होने दी, बड़ा मेहरबानी बात को पूरा होने दी है। ठीक है, बोलिए जल्दी से। ये अभी आप ऑनलाइन जाएंगे, चेक कर लेंगे, मेरी घर का नहीं है, ये विधानसभा का है, ये सरकार का, यूपी सरकार का बजट है। पूरा पढ़ा लिखे में बैठा करिए, पूरा पढ़ा लिख के बैठा करिए, पूरी योजनाओं पे काम किया करिए। मैंने पिछले बजट दिया जिस पर बढ़ेगा, सुनिए तो अभी और बढ़ेगा, जो जिस पे काम किया है ना। शिल्पा जी, जब आपने यूपी की योजनाओं के बारे में पूछा तो जवाब कौन देगा? मैं दूंगा ना। चलिए ठीक है, हमें जवाब देना है, हमारी पार्टी को जवाब देना है ना। योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, आंकड़ों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनके जब आपने सवाल किया है पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर जनता कैसे परेशान है, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, उस पर जवाब ले लीजिए ना। देखिए, अरे किसके बारे में आपने कहा? पेट्रोल डीजल से ऊपर रसोई गैस के दाम मैं पेट्रोल, अरे आप सुनिएगा तो पेट्रोल डीजल के बारे में कहता रहे हैं, और वो कहीं जमीन मुझे में नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बयान चाहिए। ठीक है, गौशालाओं की क्या हालत है? सुनिए, बात सुनिए, आराम से सुनिए। के पास में एक करके आऊंगी, कपिल जी ने भी सुनने की बात आगे डालिए, लेकिन पहले एक बार जरा कमर अली जी को जवाब तो देने दीजिए। 2013 में कानून बनाया, तब भी आपने नहीं सुना। ठीक है, कमर जी बोलिए। भाई 2013 में इन्हीं ने काला कानून बनाया। सुनिए शिल्पा जी 2013 आप पेट्रोल डीजल पर जनता को के सवाल का जवाब देना चाहते हैं, पहले उस पर बोलिए। 2013 में, अरे आप अपने गोरे कानूनों की बात कीजिए ना, जो सारे पत्रकार बंद किए जा रहे हैं, दर्जनों कानून जो बना के गए, ये आप अपने गोरे कानून की बात कीजिए। गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजों को मार्केट के हवाले करके आप गए थे, ठीक था, लेकिन आप कानून बना के क्यों गए? इसका जवाब इनसे पहले आप लीजिए। अगर पेट्रोल डीजल के बारे में ये बात करेंगे तो कांग्रेस हमें खाली ये बता दे। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं। अमरनाथ अग्रवाल कहना चाहे, जवाब देना चाहे, ठीक है, उन्होंने कहा, अमरनाथ अग्रवाल, कमर अली जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने चेंजेस अपनी सरकार के दौरान जो किए थे उसके ऊपर कानून भी बना दिया, उनके हाथ बांध दिए। अरे जब इतने दाम नहीं थे ना, अब जब बढ़ते जा रहे दाम, तब तो कुछ आपको सोचना पड़ेगा ना। इसके हवाले किया, अरे आप नहीं सोचेंगे, कब सोचेंगे, कौन सोचेगा इसको? अगर ये मार्केट जीएसटी के बारे में बात नहीं थी, ये कानून बना के क्यों गए? शिल्पा जी देखिए,
अगर ये मार्केट के हवाले आपने मार्केट के हवाले किया गया था, ये थोड़ी ना आएगा कि बढ़ा दिया जाए। आपने कितना टैक्स बढ़ाया है? 300% टैक्स बढ़ाया है आपने, आप उसकी बात कीजिए। मार्केट के हवाले इसलिए नहीं किया था कि आप किसी की 24 लाख करोड़ रुपया आपने 2014 के बाद से पेट्रोल और डीजल में कमाया है। ठीक है सर, माफी के साथ इन आंकड़ों में जनता उलझ जाता है, उसे समझ नहीं आता। उसे समझ में आता है वो ये कि रोजाना की जिंदगी में उसे अपनी जेब से कहां पर कितना खर्च करना पड़ता है, महंगाई किस तरह उसे परेशान करती है, उससे वो समझ में आता है। आरबी उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है? ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या नजर आता है? क्या वाकई जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाएगा तो काफी हद तक जनता को राहत मिल जाएगी? देखिए, जनता को राहत देनी चाहिए, ये बात अलग है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। देखिए, सरकार माने या न माने, लेकिन जनता तो उन सब चीजों को माइन्यूटली वॉच करती है, देखती है। देखिए, पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है कि मान लीजिए मैं स्कूटी चलाता हूँ और मोटरसाइकिल चलाता हूँ, तो जहाँ मैं 100 रुपए के पेट्रोल में काम चलता था, आज वो 150 या 200 रुपए का पेट्रोल में खर्च कर रहा हूँ। और देखिए, सत्ता में थे जब बीजेपी, जब विपक्ष में थी बीजेपी, तो देखिए वही कहते थे कि हम इतने लीटर 30 रुपए, रामदेव जी का देख लीजिए, बहुत सारा पीछे का इतिहास देखेंगे, हम पेट्रोल इतना महंगा नहीं, इतना सस्ता कर देंगे, इस रेट में दे देंगे। तो आज क्या तक भेंट की गई थी। मैं वही कह रहा हूं कि भी आज क्या हो गया। देखिए, जब आप पेट्रोल डीजल के पैसे बढ़ते हैं तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा, तो आम आदमी की जेब से तो पैसा जाएगा। तो सरकारों का जो रह गया है, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन जनरली ये रह गया कि भी कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों की जेब से निकाला जाए। राहत देने के नाम पे कहीं कोई कोशिश नहीं की जा सकती। और अगर सरकारें, देखिए होता क्या है कि पहले सरकारों का जो बजट होता था वो तो अमीर आदमी पर टैक्स लगाएंगे और गरीबों को कहीं ना कहीं एक रिलैक्सेशन हम देंगे, और उससे जो गरीब आदमी है वो जिंदा रह सके। देखिए, उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो तो पूरी हों। और देखिए, रोजगार पहले ही नहीं है, बेरोजगार के क्षेत्र में आप देखेंगे तो रोजगार कहाँ है? बेरोजगार की दर जिस तरीके से बढ़ रही है, मुझे नहीं लग रहा कहीं से कोई रोजगार मिल रहा है, और डे बाई डे रोजगार कम होते चले जा रहे हैं। तो जनता के पास विकल्प क्या बचता है? या तो आप उसे रोजगार दे दीजिए, मेरे लिए में पैसा आएगा। उससे पहले कपिल श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले कपिल जी, उसके बाद आपके पास आती हूँ सर, बोलिए। देखिए शिल्पा जी, मैंने ये इनसे जानना चाहा आऊंगी आपके पास भी सर, पहले कपिल जी को जवाब देने दीजिए। मैंने कमर भाई से ये जानना चाहा था कि जो कल बजट पेश होने वाला है, जैसे पिछला बजट पेश हुआ था, हाँ। तो 5,12,860 करोड़ रुपए का बजट था। ठीक है। और उसमें जो है पिछले साल माने 2019 की तुलना में इसमें 33,159 करोड़ की वृद्धि की गई थी। और इस बजट के अंदर ये बताया गया था कि ये बजट जो हम लेकर के आ रहे हैं, इसका हम कहां से पैसा जुगाड़ करेंगे जो इन बजटों पे खर्चा करेंगे। उसमें इन्होंने बताया था कि जो सेल टैक्स होता है और वेट है, उससे 91,568 करोड़ खर्चा करेंगे, और स्टैंप ड्यूटी और अन्य पंजीयन से जो है ये 23,197 करोड़ का बजट कहे थे। आबकारी विभाग से ये 37,500 करोड़ का बजट कहे थे। तो मैं ये जानना चाहता था कि जो बजट आपने पेश कर दिया, उस पर चर्चा हो चुकी थी, उस पर ऐलान हो चुका था। मैं इनसे ये कह रहा हूं, जब हम 2021-2022 के बजट के लिए बैठे हैं, हाँ? तो हमें आज आप बताइए ना कि आपने जो बजट दिए थे उसका कहां से आपने पैसा लाया और किन किन मदों में कितना खर्चा किया। फालतू की बहस करने से क्या मतलब, पॉइंटेड बहस कीजिए। ठीक है, जवाब है आपके पास कमर अली जी, ये टू द पॉइंट जवाब दे सकते हैं आप जल्दी से सर, फिर मुझे ब्रेक पर भी जाना होगा, जल्दी से। बिल्कुल। देखिए, ये परिवहन से भूल गए। पहली चीज तो मैं इनको दुरुस्त कर दूं, एक तो परिवहन का ये भूल गए, दूसरा आबकारी का जिक्र किया, उसमें भी उसको इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि कपिल भाई हमारे बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कुछ, तो उसको मैं याद दिला देता हूं। रही बात बजट की, जब सर्वदलीय बैठक हमने सुबह बुलाई थी, जब लोग आए हैं तो सर्वदलीय बैठक में हमने सारी बातों को क्लियर कर दिया है। रही बात बजट, कल आप इंतजार कर लीजिए। आपने पिछली योजनाओं के बारे में पूछा, हमने पिछली योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दे दी। आप जो हमसे सवाल करेंगे वो योजना तो घोषित हो चुकी थी ना मित्र। दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं, योजना तो घोषित आप कर चुके थे, दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं। 27 साल बिहार मुझे बताइए किस, देखिए मुझे सिर्फ ये बताइए, मुझे सिर्फ ये बताइए, सुन तो लीजिए, एक मिनट, आप बात नहीं समझ रहे, एक बार सुन लीजिए फिर कहिए। मैंने आपसे कहा कि 5,12,680 करोड़ की आपकी योजनाएं थी कि आप बजट में ये वैसा खर्च करेंगे, और आप लाने की जो बातें कह रहे हैं, हमने सारे मत आपको नहीं गिनाए, हम A to Z गिना सकते हैं, लेकिन ये हुआ था कि
और 800 करोड़ के बजट जो है आप उससे इकट्ठा करेंगे, बाकी आपका राजस्व घटा जाना था। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि जितनी बजट आपने घोषणा की थी उसमें से कितना बजट आपने किन किन क्षेत्रों पे खर्चा किया, मैं ये जानना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि अगर वो और राजस्व घाटा अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो अगले बजट पे हम क्या बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र पे आप क्या लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या लाएंगे, स्वास्थ्य पर आप क्या लाएंगे, क्योंकि और आप रोड पर क्या लाएंगे, किसानों की बजट क्या होगी। तो चलिए ठीक है, सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे, लौटूंगी ब्रेक के बाद इसी सवाल का जवाब कमर अली जी से लेंगे और उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार का जो बजट लाया गया था, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, दावे किए गए थे, वो बजट खर्च हुआ तो कहाँ खर्च हुआ, उसका क्या हश्र हुआ, और अब जो आगे बजट आने वाला है, इस बार का बजट तो इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल से ग्रसित हम तमाम लोग कैसे आखिरकार इस बार के बजट के लिए रेवेन्यू जुटाया गया, कहाँ से पैसा है, कहाँ से आना है, कहाँ खर्च किया जाना है, तमाम स्ट्रेटेजीज पर ध्यान रखते हुए ही तो इस बार का बजट तैयार किया गया होगा। और एक और मेरा सवाल इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा कि इस बार आप जो बजट लाने जा रही हैं, फोकस किस पर रहेगा? फोकस की मैं बात कर रही हूं क्योंकि किसान आंदोलन आपको लगातार परेशान किए जा रहे हैं। ऐसे में किसानों को लेकर इस बार आप लोग क्या तोहफा देने वाले हैं, कैसे उन्हें मनाने वाले हैं, क्योंकि आपके पास आखिरी मौका है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए किसानों को, भाइयों को हमने हमेशा तोहफा दिया। हमने संकल्प पत्र में अपने लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार बनेगी, हम किसान भाइयों को हम तत्काल राहत देंगे। आपने देखा 86 लाख किसान भाइयों को हमने जो तत्काल राहत दी, 1 लाख रुपये हमने कर्जे को माफ़ किया। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। हमने अगर रोज़गार की बात करी शिल्पा जी, तो रोज़गार भी हमने जो दिया है, हमने 3,39,935 लोगों को रोज़गार दिया है और इनकी सापा सरकार से चौथियाई दिया है। ये 15 साल भी जोड़ लेंगे तो उससे चौथियाई हमने दिया है। मनीष, हमारे कपिल जी हंस रहे हैं तो कपिल जी आपके दुरुस्त कर देता हूँ। पुलिस विभाग में लगभग 150 लोग हैं, बेसिक शिक्षा में 86,000 लोग हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 29,000 लोग हैं, यूपी लोक सेवा आयोग में जो कि आपकी एक जाति विशेष को देती थी, हमने सबका साथ सबके विकास पे जो काबिल लोग थे उनको हमने दिया है। 27,000 लोग अधिकारी आए हैं, 27,000 लगभग अधिकारी आए हैं। अधीन सेवा 16,708 लोग आए, माध्यमिक शिक्षा में 15,000 लोग आए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में 9,000 लोग, यूपी का ऑपरेशन में 7,000 लोग आए, अनय में जो आए हैं 8132 लोग आए हैं, उस शिक्षा में 4615 लोग आए हैं, चिकित्सा शिक्षा में 1112 लोग आए, सहकारिता में जनता को समझ में नहीं आता। आप मुझे बताएं, किसानों की समस्या, बढ़ती हुई महंगाई, जब हमने इनके लिए काम किया, शिल्पा जी ये बताएंगे कमर अली साहब, गन्ने का मूल्य कुछ तय किया आपने? नहीं है आंकड़े तो आप कहते हैं, अरे गन्ने का मूल्य कुछ तय किया, आप कहते हैं 27 साल बेहाल। अरे कमर अली साहब, गन्ने का कोई मूल्य और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि किसानों को लेकर आप लोग चिंतित हैं। कैसे गले उतरेगी ये बात? 3 साल का कर्जा बजट किसके लिए बना रहे हैं ये तो बता दीजिए पहले। वो 3-3 साल का हमने दिया है। गन्ने का कोई मदरसों का 3-3 साल का वेतन छोड़ के गए थे, गन्ना किसानों का छोड़ के गए थे। आपने जिनको मदरसों के शिक्षकों को ठगा, अल्पसंख्यक कोटा जिनका आप हासिल करते हैं, उनकी 3-3 साल तनख्वाहें आप क्यों छोड़ के गए थे भाई? क्यों भुखमरी कगार पे आप छोड़ के उनको गए थे? जिनका वोट बैंक भी आप लेते हैं, चाहे कांग्रेस मुझे जवाब दे, चाहे 27 साल बेहा, चाहे कपिल जी जवाब दे, जिनका बहुत विकास बोलता था, 3-3 साल उस शिक्षक की क्यों छोड़ के गए थे आप? कपिल जी से और अमरनाथ अग्रवाल जी से संपर्क हमारा कट गया है, पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करें। तब तक मैं आरबी उपाध्याय जी के पास जाती हूँ। ठीक है सर, उनके पास रोटी के लाले थे, ये तर्क देना कितना गलत उतरता है कर रहे थे वो, कि पिछली जो सरकार थी वो ऐसा करके चली गई थी, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हमने किस हद तक छात्रवृत्ति के लिए हमने अल्पसंख्यक जनता ने क्या ये सुनने के लिए आपको चुना था? लोग हैं, हमने कहा सबका विश्वास। ठीक है कमर अली जी, ठीक है बाकियों को भी मौका देते हैं सर, चर्चा में सभी किस विभाग में दिया है बताते हैं। ठीक है कमर अली जी, अगर मेरी आवाज अब तक मिल पा रही हो तो जरा सुन लीजिए। आरबी उपाध्याय कुछ कहना चाहिए। विडंबना है। मैंने कहा ना, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी भाषा कुछ अलग होती है, विपक्ष में होते हो तो आपकी भाषा कुछ अलग होती है। अब क्या है, प्रश्नों को उत्तर देना ही बंद कर दिया गया है। आप देखेंगे सवाल करेंगे, सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, सवाल के उत्तर में एक और सवाल दाग दिया जाएगा कि भाई आपने ऐसा किया था। अरे भाई उन्होंने कुछ गलत किया तो जनता ने उनको हटा दिया, अब आपको सत्ता सौंपी है तो आप ये मजबूरी दिखाएं कि भी बाजार के हवाले पेट्रोल डीजल कर गए, वो कानून बना गए। भी कानून में बदलाव हम चुनते क्यों जनप्रतिनिधि? भी कानून बदलाव लाए जा सकते हैं, जनता का हित अगर आपको करना है।
मैं इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं कि भाई दिल्ली में देखिए पानी फ्री है, अभी बिजली फ्री है 200 यूनिट तक, तो वो भी तो, और महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री है। तो वो अगर आप लोगों को प्रचंड बहुमत मिले हो तो फिर उम्मीदें भी आप लोगों से प्रचंड ही तो होंगी। तो सरकार देखिए अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, हाँ। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति भाई अंतिम आदमी को कुछ बेनिफिट देने की है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या ना, देखिए दो वर्ग हो गए बड़े क्लियर, एक पूंजीपति और बस अदर्स। ये नहीं है, देखिए विकास का पैरामीटर पूंजीपति नहीं है कि उनकी पूंजी इतनी बढ़ गई और उनका विकास हो गया, उनकी 10 फैक्ट्रियां और खुल गई, नहीं है। समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक विकास पहुंचेगा तब विकास की बात। लेकिन विडंबना तो यही है आरबी उपाध्याय कि विकास की बात सिर्फ बात तक ही रह जाती है, होती तो दरअसल धरातल पर उतरकर सियासत है। कल परसों में एक ट्विटर पर पढ़ रहा था कि इतने दिन से विकास की बात हो रही है, अगर आज़ादी के बाद अगर विकास या गरीबी हटाओ का नारा और उस पर सरकारें बना लेना, वो अलग बात है। लेकिन कितना गरीब, देखिए गरीब की गरीबी कितनी मिटी, गरीब और गरीब होता चला जा, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। और सर्वे बताते हैं कि 8-10% लोगों के पास 90% पूंजी और संसाधन पर कब्जा 8-10% लोगों का है। और जिस तरह से राजनीति का व्यवसायीकरण और अपराधीकरण हुआ है, आप देखेंगे सत्ता में भागीदारी है उनकी। अच्छा मुझे ये बताएं, ये तमाम विपक्षी दल आरोप तो लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन इन लोगों की कितनी नाकामी इसके पीछे फैक्टर? देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बहुत हताश और निराश नजर आता है, और बीजेपी से उनको सीखना चाहिए कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो अगर प्याज के रेट बढ़ जाए तो प्याज की माला लेके उनका हर कार्यकर्ता सड़क पर गली मोहल्ले में नजर आता था। आज देखिए इतने सारी चीजें हो गई, अभी जीएसटी है, नोटबंदी है, किसान अभी आंदोलन हो रहा है लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर नहीं आता। उस संघर्ष की जो कमी है वो कहीं ना कहीं जनता को भी अखरती है। देखिए विपक्ष होता है, जनता की आवाज होता है। मान लीजिए पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, तो जिस तरह बीजेपी अपने आप को तैयार करके और हंगामेदार प्रदर्शन करती थी, तो विपक्ष एक होके सड़क पर आ सकता है और अपना प्रदर्शन और अपनी बात जनता के बीच में रख सकता है। तो जनता भी ये महसूस करेगी विपक्ष मेरी आवाज उठा रहा है, मेरे साथ खड़ा है, तो उसकी सिंपैथी कहीं ना कहीं जगेगी। सिर्फ ट्विटर पे और सोशल मीडिया के अलावा इन टीवी डिबेट्स में अभी चिंता जाहिर कर देना, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने ठीक है कहा था कि देश को मैं डिजिटलाइज कर दूंगा, लेकिन यहाँ तो पीएम मोदी ने ऐसा लग रहा है, बीजेपी ने ऐसा लग रहा है कि पूरे विपक्ष को ही डिजिटल कर दिया, यानी कि ट्विटर की दुनिया से, सोशल मीडिया की दुनिया से ये लोग बाहर आना ही नहीं चाहते। देखिए कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि या तो विपक्ष को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं है, या वो कार्यक्रम नहीं दे पाते हैं। देखिए कोई भी विपक्षी दल का नेता है वो अपने जो भी वर्कर्स हैं उनके कार्यक्रम एक दे, उनका एक अगुवाई करे, तो डेफिनेटली कि सरकार पे एक प्रेशर भी बनता है। लेकिन प्रेशर जनरेट इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि विपक्ष हताश और निराश कहीं ना कहीं बिखरा सा नजर आता है। ये बात अलग है टीवी चैनलों पे या उन पे अभी हम देख लेते हैं। इसका जवाब मैं अमरनाथ अग्रवाल जी से लेती हूँ। अमरनाथ अग्रवाल जी, आरबी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि विपक्ष को जिस पुरजोर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए ऐसा होता हुआ नजर आता नहीं है। आप लोग बस ट्विटर तक सीमित हो जाते हैं, टीवी चैनल की डिबेट्स तक सीमित हो जाते हैं, धरातल पर उतरते हुए, सड़कों पर उतरते हुए संघर्ष करते नजर नहीं आते हैं और फिर अंत में सवाल खड़े कर देते हैं सरकार पर। देखिए लगातार सड़कों पे उतर रहे हैं और कोविड का जितना लाभ इस सरकार ने उठाया है, जितना लाभ उठाया है, निकलने नहीं देते, कोविड कर दे रहे हैं। आप ये देखिए जो पत्रकार जरा सा लिख रहे हैं तो उनको दर्जनों पत्रकार को जेल भेज दिया गया, अपने खिलाफ कोई आवाज नहीं चाहते हैं। और आप बात ये विपक्ष अपना पूरा काम जिम्मेदारी से कर रही है। ठीक है, उपाध्याय जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जिम्मेदारी से करे। देखिए अग्रवाल साहब ये न कहें, मैं भी पत्रकार हूं और डिफरेंट चैनल पर जाता हूं, अपनी बात रखता हूं, मेरे को कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि भी कोई आवाज दब सकती है लोकतंत्र में। ठीक है भी आपने भी इमरजेंसी लगाई थी और बहुत सारे आपका भी दामन साफ नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बोलने की इजाजत मैं बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, चाहे कोई चैनल बुलाता है या नहीं बुलाता है। देखिए आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए, आप मजबूत विपक्ष हैं, आप सड़क पर आकर जनता की आवाज बनिए, आगे निकलिए, जनता आपके पीछे पीछे खड़ी होगी। हमारे प्रदेश हम मेरी आप अगर पत्रकार बनके बैठे तो मेरी बात सुन लीजिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को 51 बार जेल भेजा जा चुका है 2 साल में, 51 बार निकलने नहीं दे रहे। आपने नहीं देखा कि आप वस्तु यही डर है इसीलिए प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आप तो अच्छी चीजें हैं, अगर इतना ही डर है क्यों नहीं कर रहे हैं? करते हैं। देखिए कहते सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार किया, लेकिन करने कहां देते हैं? लाठियां चला के
अरे बराबर अपनी आवाज हम उठा रहे हैं। आज प्रियंका गांधी पूरे प्रदेश में दौरे पे निकली हुई है, नहीं निकली हुई है? अकेले नेता से नहीं है, कार्यकर्ता कितना सक्रिय हो रहा है। तो फिर ये बताए, जब संसद के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उठते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर कांग्रेस वहां से वॉकआउट क्यों कर जाती है? राहुल गांधी वहां से वॉकआउट क्यों कर जाते हैं? इसका जवाब है आपके पास। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। कपिल श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुद्दे पे ईमानदारी से बात करना चाहते हैं। अब ईमानदारी का पैरामीटर आप कैसे तय कीजिएगा? ईमानदारी का पैरामीटर आप कैसे तय कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ईमानदारी का कोई पैरामीटर होता है क्या? सबको अपनी बात ईमानदारी भरी लगती है और दूसरे की बेईमानी भरी लगती है। पैरामीटर है, आप बात ईमानदारी साथ साथ नहीं चलते हैं सर। विपक्ष अगर बात, ये बात सही है कि विपक्ष की बात सुननी चाहिए, विपक्ष को अपनी बात दर्ज करवानी चाहिए, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी होती है। चलिए ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, इस बार बजट सत्र के अंदर क्या वाकई में जनता से जुड़े मुद्दों के बारे में बात होगी? सपा किस हद तक कोशिश करेगी उन तमाम सवालों को उठाने की जो सीधे सीधे जनता से सरोकार रखते हैं, या फिर हंगामा ही हंगामा देखने को मिलेगा? नहीं, बहुत सीधी सी चीज है। बजट तो जो बनाना होगा इन्होंने बना लिया होगा। आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे और वर्तमान बजट को वो प्रस्तुत करते हुए बताएंगे कि कहां से क्या व्यवस्था आएगी और कैसे किस पर खर्चा करेंगे। हम तो ये पूछेंगे ना कि जैसे मान लीजिए आपने पिछले बजट के अंदर, अरे एक मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए अमरनाथ अग्रवाल जी, कपिल जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, सुन लीजिए जी। अमरनाथ जी सुनिएगा, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि कमर भाई को ये बताना चाहिए। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए, आपने 3 बड़ी घोषणाएं शिक्षा क्षेत्र के अंदर किया था। हाँ। एक कहा था कि प्रयागराज में आप विधि विश्वविद्यालय बनाएंगे। दूसरा आपने कहा था कि गोरखपुर के अंदर आयुष विश्वविद्यालय बनाएंगे। तीसरा आपने कहा था आजमगढ़ और अलीगढ़ में और विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इन तीनों पर पर्टिकुलर मैं कह रहा हूं आपको, जरा हमें बता दीजिए कहां क्या स्थापित कर दिया या कितने का काम कर रहा है। गोरखपुर में प्रोजेक्ट तक नहीं लगा, मैं वहीं से बात कर रहा हूं। आयुष विश्वविद्यालय जिसकी बात कर रहे हैं, इलाहाबाद के अंदर जो इन्होंने विश्वविद्यालय विधि का देने की बात की थी, उस पर भी कोई बजट इन्होंने खर्चा नहीं किया। भूमि तक एक्वायर्ड नहीं है। ये हास्यास्पद चीजें हैं, ऐसा भारतीय जनता करती रहती है। क्या वाकई में ऐसा है? कमर अली जवाब दे, क्या सिर्फ कागजों में चीजें चल रही है? जिस तरह से कपिल श्रीवास्तव आपसे सवाल कर रहे हैं, जरा जवाब है आपके पास? बेशक मेरे पास जवाब है। जैसे ये कहते हैं विधानसभा में, देखिए अब सत्र में चालू होने वाला है। हाँ। आज सर्वदलीय बैठक में हमने बोला कानून कहाँ बनते हैं, बजट कहाँ पास होता है। शिल्पा जी, विधानसभा में, विधान परिषद में ना आप भागते क्यों हैं सच्चाई से, आप हुल्लड़ क्यों मचाते हैं? आइए बात करिए, आज बैठक में आप बैठे हैं हमारे साथ, ठीक है? आइए विधानसभा में आइए, विधान परिषद में आइए बताइए हमारे अंदर ही कमी है। अच्छा ये बताएं, आज की जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें क्या आश्वासन दिया गया विपक्षी दलों की तरफ से आप लोगों को? बारे में बताइए, क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं कि आपने नहीं किया? देखिए विपक्ष आपकी सरकारी नकारी है, निकम्मी है, अटल जी के मानने और वाले आपने कोई वादे हैं। पूरे अटल नहीं जी ने किए। हमेशा कहा कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र के हिसाब से। विधानसभा में क्यों नहीं बात करते भाई? विधानसभा में बात करिए, विधान परिषद में बात करिए ना। शिल्पा जी, यही कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस ने लोकसभा में बात नहीं की, ये भागते हैं। शिल्पा जी ये भागते क्यों है? जवाब देते हैं। दोनों लोग लड़ने लगते हैं आपस में, सच्चाई को दबाने के लिए आपके सामने कोशिश कर रहे हैं। अब आप बताइए इस सच्चाई को विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा में दबाने की कोशिश करते हैं। क्या ये मुनासिब है? मुझे शिल्पा जी आप ये बताइए कि जिस तरह से आपके चैनल पे दबाने की कोशिश करते हैं ये बैठ के, उसी तरह से विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में ये दबाते हैं, बचाते हैं। आप आवाम का आगे उपाध्याय, अगर कुछ इसी तरह का नजारा आप आवाम संसद के अंदर, सदन के अंदर भी अगर देखने को मिला तो फिर आम जनता की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला से बैठे हैं। देखिए जनता, क्योंकि ये लोग कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। जनता अपने तर्क के साथ इस तरह से झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं कि सामने वाले की बात तक सुनने के लिए राजी नहीं होते। समस्या सुलझाना तो बहुत दूर की बात है। देखिए शिल्पा, जनता उम्मीद करती है, सत्ता पक्ष से भी उम्मीद करती है, वहाँ विपक्ष से भी उम्मीद करती है। वो सत्ता पक्ष को चाहती है तो विपक्ष से भी बहुत कुछ चाहती है। और देखिए आत्मावलोकन करने की जरूरत है। भाई आप कहते हैं कि भी इनके पास कुछ नहीं है, भी इन्होंने झूठ बोला, गलत बोला, लेकिन जो जनता की अदालत है वो सर्वोच्च अदालत होती है। जनता की अदालत ने फैसला दिया है, चुना है, उन्हें सत्ता सौंपी है,
तो कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रीजन नहीं था। जनता उतनी भी बेवकूफ नहीं है, वो सबको देखती है, सबको मौका देती है। कौन कितना अपने आप को प्रूव कर पाता है वो भी देखती है। ये नहीं है कि भी कह देने से नहीं है, ये बात अलग है कि वो जब सत्ता देखे और अपने आप को ठगा महसूस करती है। जब आप सत्ता में होते हैं तब आप उसकी चिंता नहीं करते हैं, तब वो सत्ता परिवर्तन इसीलिए होता है। और देखिए बीजेपी का आपको संगठन जिस तरह से मजबूत है तो कहीं विपक्ष को भी बीजेपी से सीखना चाहिए। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि भी उनका अनुकरण करें, लेकिन जो अच्छी बातें हैं कि अपना अपना गरेबान झांक कर देखें कि भी क्या कमी थी, जनता ने क्यों नकारा हमें, क्यों जनता ने हमें वोट नहीं किया। अगर हम इतने अच्छे थे, हमारे कार्यक्रम इतने अच्छे थे, तो कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। तो अपने आप को दुरुस्त करें और अपने आप को दुरुस्त करके बिल्कुल मैदान में आए और तब पूरी मजबूती के साथ एक टक्कर दें, तो वो अच्छा जनता को भी लगेगा। जनता यही चाहती है बजट की हो रही है। ठीक है, अमरनाथ अग्रवाल जी, आपके पास भी आऊंगी, कपिल श्रीवास्तव भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ठीक है कपिल जी मैंने देख लिया है। अमरनाथ अग्रवाल जी पहले आप अपनी बात रखिए। मैं उपाध्याय जी से कहना चाहता हूँ, बात बजट की हो रही है, हाँ। संगठन सृजन की नहीं हो रही है, बात जनता के मुद्दों की हो रही है। जनता के साथ जितना धोखा किया जा रहा है उसकी बात हो रही है। आप ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना आप बेरोजगारी दूर करने में, किसी भी चीज में आप बिल्कुल। लेकिन एक बात बताएं अमरनाथ अग्रवाल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने ये सवाल तो उठा दिया, लेकिन इसका असल जवाब क्या आपको यहाँ मिलेगा या सदन के अंदर मिलेगा? सदन के अंदर जब हंगामा देखने को मिलता है, दरअसल वहां पर समस्या का समाधान होता है, वहां तो लेकिन समस्या का समाधान निकलता नहीं है। मैं अग्रवाल हंगामा देखने को मिलता है। अग्रवाल साहब को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं एक प्रश्न पूछ लूं। अग्रवाल साहब, जिस शिक्षा की बदहाल स्थिति की बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं, न अच्छी बिल्डिंग है, न अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने कितना आंदोलन किया है उसके ऊपर? गांव स्तर तक है, सड़क पर आकर कौन सा आंदोलन शिक्षा के लिए आपने किया, बता दीजिए। आपको दिखता मैं शिक्षा की एक एक क्षेत्र की बात कर लीजिए। 51 बार जेल गए हैं, 51 बार जेल। अगर राजनीति करेंगे तो जेल भी जाएंगे, वो सब चीजें तो एक हिस्सा होती है ना राजनीति का। बात भी सुनिएगा जी, बात भी सुनिएगा कि एक पक्ष रखने आप आए हैं, बात सुनेंगे आप सुनिए। इसके लिए आंदोलन हम लोगों ने किया कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पहले से लेके और 12वीं तक के, इनके लिए इंटरनेट फ्री मुहैया कराया जाए। अग्रवाल जी, अरे बिल्डिंगें ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं, आंदोलन को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, आंदोलन खुद ब खुद दिख जाता है। वो जो आवाज अगर आप ईमानदारी से उठाएंगे तो खुद ब खुद सरकार के कानों तक पहुंचेगी, जनता के कानों तक पहुंचेगी। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से मैं एक एक करके फाइनल कमेंट में चाहूंगी। ठीक है, सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव अपनी बात रखिए जल्दी से, सर संक्षिप्त शब्दों में बात कहिएगा, और आपका क्लोजिंग कमेंट भी। क्या लग रहा है आपको इस बार का उत्तर प्रदेश का बजट कितना खरा उतरने वाला है जनता की अपेक्षा पर? देखिए, बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं कि पिछला बजट भी जनता के ऊपर खरा नहीं उतरा है, क्योंकि इनके पास पिछले 4 साल के बजट में भी जोड़ के ये नहीं बताने लायक हैं कि जिसका इनके सपने की योजना रही हो, जिसमें इन्होंने शिलान्यास भी कर दिया हो और उसका फीता भी काट दिया हो, लोकार्पित कर दिया हो। अब ये जो बजट लेकर के आए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमने जितने पॉइंटेड सवाल कहे, एक का भी जवाब हमको कमर भाई ने नहीं दिया। मैं पुनः पूछना चाहता हूं कि पिछले ही बजट में 933 करोड़ रुपया केजीएमसी के लिए दिया गया था। ये केजीएमसी के किन इंफ्रास्ट्रक्चर पे 933 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ये बता दें। और दूसरी चीज, मैं उपाध्याय जी बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं और बहुत ही अच्छा विश्लेषण करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कम शब्दों में जब बजट की शुरुआत की थी, बहुत अच्छी तरीके से बजट को उन्होंने समझाया था। कोई घरेलू महिला भी रहेगी और तो उस चीज को वो समझ जाए। लेकिन मैं एक चीज उपाध्याय जी को बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि देखिए, जो वर्तमान समय में आप भारत के अंदर चीजें देख रहे हैं, उसमें विपक्ष को इतना कमजोर चुन करके भेजा गया है कि उसके लिए जनता को खुद भी सोचना पड़ेगा कि जब विपक्ष बहुत कमजोर होगा तो निश्चित रूप से तानाशाही होगी। आज जो किसानों के साथ हो रही है वो इसीलिए हो रही है। मैं आपको इसलिए निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी से कम नहीं है। बावजूद उसके जब हम कोई घेरा डालो कार्यक्रम भी किसानों का रखते हैं, या सरोजिनी नायडू जी के उसमें महिलाओं घेरा डालो का कार्यक्रम रखते हैं, तो हमको घरों से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और हमारी कारखाने में तूती की आवाज हो जाती है, क्योंकि मीडिया में भी बातें पहुंचने नहीं देती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इसकी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। इस आगामी बजट से 22 फरवरी को जो पेश होने वाला है यूपी सरकार की तरफ से, योगी सरकार का आखिरी बजट जो होने वाला है, कितनी उम्मीद है आपको?
देखिए बिल्कुल निराशाजनक होगा, क्योंकि अभी तक गन्ने का मूल्य तय नहीं हुआ। ये बड़ा शर्मनाक है। किसान नवंबर से गन्ना मिलों को दे रहा है, पिछला भुगतान नहीं हुआ है। तो ये सरकार जब पहले के काम नहीं कर पा रही तो आगे क्या करेगी? सदन के अंदर आप लोग हंगामा करेंगे या बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे? हंगामा या चर्चा? नहीं, हंगामा नहीं, अपनी बात रखेंगे। उसको ये हंगामा नहीं करते हैं, अपनी बात रखते हैं हमेशा और अपनी बात रखेंगे। चलिए ठीक है, वो सरकार बात के ऊपर है, रखेंगे। वो सुनती है कि नहीं ठीक है, सुनती है। आरबी उपाध्याय आपका जनता फाइनल देखेगी। कमेंट। जनता आज जो विपक्ष कह रहा है हम 1000 हंगामा रुपए नहीं की- करते, हम तो सिर्फ बात रखते हैं, लेकिन उसे हंगामे का रूप दे दिया जाता है और उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। देखिए शिल्पा, बहुत ज़्यादा उम्मीद जनता को इस बजट से नहीं करनी चाहिए। कोरोना काल के बाद जिस तरह से आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई है और केंद्र सरकार की ओर राज्य देखते हैं, राज्य चाहते हैं कि भी केंद्र से कुछ पैसा मिले और केंद्र अपने घर के बर्तन बेचकर खर्चा चला रहे हैं। वो एयर इंडिया को बेचेंगे, BSNL को बेचेंगे, वहाँ से पैसा आएगा तब सैलरी देंगे या वो देंगे, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी सरकार है, भी सरकार अपने तरीके से प्राथमिकताएं तय करती है और उन प्राथमिकताओं में ये देखती है कि भी कितना कहाँ जरूरत है और कितना हम वहाँ पर खर्च कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें मैं समझता हूँ बेईमानी होंगी, क्योंकि सरकार के पास आर्थिक दबाव जबरदस्त है, चाहे वो राज्य है चाहे वो केंद्र है। क्यों कोरोना काल में आर्थिक मंदी का जो एक दौर चला है उसमें न राज्य सरकारों के पास पैसा है न केंद्र सरकारों के पास पैसा है। ठीक है, फिर एक्सपेक्टेशंस को कैसा पूरा करेंगे आप? कमर अली जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हमारी हो, योजनाओं पे काम करती हैं और आज तक किसी भी इतनी योजनाएं किसी भी सरकार ने नहीं दी है, चाहे 15 साल की सरकार हो चाहे 65 साल की सरकार हो। हमने जितने योजनाओं पे काम किया हम काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम कहीं कुछ कमी छूट रही जनता की सेवा में, तो आइए लोकसभा में बात करिए, राज्यसभा में बात करिए, विधानसभा में बात करिए, विधान परिषद में बात करिए। ये बात करने को तैयार नहीं होते हैं। हमारी पार्टी को ये अफसोस है कि ये मुद्दों से ध्यान भड़काने के लिए, ये ध्यान भड़काने के लिए, देखिए बोलने लगते हैं, ध्यान भटकाने के लिए ये हुल्लड़ करने लगते हैं। शिल्पा जी, चलिए ठीक है, कुल मिलाकर आप कितने भी दावे क्यों ना कर ले, असल हकीकत 22 फरवरी को देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ ही जाएगी। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे पास समय बस इतना ही था। तो कुल मिलाकर सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का ये जो बजट पेश होने वाला है, 5.5 लाख करोड़ का ये जो भारी भरकम बजट इस बार पेश किया जाएगा, आखिरी बजट तो होगा योगी सरकार का, लेकिन अपने इस आखिरी बजट में आगामी चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ इस बार योगी सरकार की तरफ से तोहफा दिया जाने वाला है, चाहे वो किसानों की बात कर ले, चाहे वो युवाओं की बात कर ले, चाहे वो महिलाओं की बात कर ले, ये देखने वाली बात होगी और इसकी पूरी तस्वीर 22 फरवरी को सबके सामने होगी। तो करना होगा 22 फरवरी का इंतजार, जब यूपी का ये बजट सबके सामने होगा, उसके बाद किया जाएगा इस पर विश्लेषण। चलिए, इसी के साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए मेरे साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.